हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेलकम बैक टू उम्मीद बैच, जिसमें हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस, बहुत ही अच्छे सेशंस फॉर सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स, सो दैट यू गाइस स्कोर अमेजिंग मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो उम्मीद बैच में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, साथ में वन शॉट सेशंस भी करवा रहा हूँ। तो अब ज़रूर सारी वीडियोज़ मेरी चेक कर लेना, लाइव लेक्चर्स मेरे चेक कर लेना, जिसमें मैंने 4 to 5 चैप्टर्स वन शॉट रिविजन में कवर कर दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने करवाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन आया है और अब मैं आर इन्वायरमेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको आर इन्वायरमेंट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, सो दैट अगर आपने ये वाला लेक्चर देख लिया तो आई डोंट थिंक सो इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको करवाने वाला हूं। और उसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी होंगे, सो दैट आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सो वेलकम लर्नर्स, माय नेम इज हिमाल शर्मा, आई एम एन अकेडमी प्लस एजुकेटर, आई एम अ साइंस एजुकेटर इन सीबीएसई क्लास 9 and 10 कैटेगरी। सो आपको क्या करना है, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छी लगे, और बेल आइकन भी प्रेस करना है, सो दैट कोई भी एजुकेटर लाइव आए या कोई भी एजुकेटर अपनी नई धमाकेदार वीडियो लेके आए तो आप तक लिंक सबसे पहले पहुंचे, आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यूज करवा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? इनमें से कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस? एल्यूमिनियम कैन बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पॉलिथीन बैग बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, डीडीटी ये फर्टिलाइजर होता है, ये तो बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सो काउ डंग, जो काउ डंग है ये ऑर्गेनिक मैटर है, दिस इज बायोडिग्रेडेबल, तो आंसर है सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? एबायोटिक कंपोनेंट हमें ढूंढना है। एबायोटिक कंपोनेंट होता है जो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो ह्यूमस जो है ये नॉन लिविंग है, बैक्टीरिया, प्लांट्स और फंजाई ये लिविंग है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स? अब आपको बताना है कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मतलब जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं फूड चेन के, ठीक है। ईगल और स्नेक तो बिल्कुल भी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, ग्रास हॉपर और कैटल भी प्राइमरी कंज्यूमर जो है। अगर हम देखें तो यहां पर यस, तो ग्रास हॉपर और कैटल हमें यहां पे प्राइमरी कंज्यूमर्स मिल चुके हैं, क्योंकि ग्रास हॉपर भी ग्रास को खाता है, कैटल भी ग्रास को खाती है, तो ग्रास हॉपर और कैटल तो हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ गए, तो बी हमें आंसर मिल गया। स्नेक और फ्रॉग तो नहीं है, ना ही वाटर बीटल्स और फिश है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, Which of the following chemicals cause depletion of ozone layer? This is very important. बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। सो ऑप्शंस में है कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ सीएफसी। जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ये सीएफसीज की वजह से हो रही है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो आंसर है सी। नेक्स्ट, इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय? थर्ड ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में कौन ऑक्यूपाई करता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे प्लांट्स आ गए, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में हमारे हर्बीवोर्स आते हैं, और उसके बाद थर्ड ट्रॉफिक लेवल में हमारे कार्निवोर्स आते हैं, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में टॉप कार्निवोर्स आते हैं। तो यहां पर आंसर होगा कार्निवोर्स, ठीक है, तो बी इज द आंसर। सिक्स्थ, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इंक्रीज यूवी रेडिएशन है, एसिड रेन, तो इसका आंसर है इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशंस। ये जो ओजोन लेयर की डिप्लेशन हो रही है इसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस बढ़ रही हैं। नेक्स्ट, इन अ फूड चेन इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज 4000 जूल्स, ठीक है, या 4 किलो जूल्स। अगर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी 4 किलो जूल है, व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल? मतलब यहां पे स्नेक के पास कितनी एनर्जी है?
4 किलो जूल। और आपको पता है आगे से एनर्जी सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है, मतलब फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी होगी 40 किलो जूल्स, ग्रास हॉपर के पास कितनी एनर्जी होगी 400 किलो जूल्स, और ग्रास पे कितनी एनर्जी होगी 4000 किलो जूल्स। तो आंसर है डी। खुद से सोचो, अगर ग्रास के पास 4000 किलो जूल्स एनर्जी है और आगे सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है, तो ग्रास हॉपर के पास सिर्फ 400 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी जाएगी, फ्रॉग के पास सिर्फ 40 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी जाएगी, और स्नेक के पास सिर्फ 4 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स में पूछा है, तो कितनी बार क्वेश्चन में आपको रिवर्स में पूछा होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है 4000 किलो जूल, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट, what will happen if all the deers are killed in a given food chain? अब ये एक फूड चेन है, ग्रास ईटन बाय डियर, डियर इज ईटन बाय लायन। अब मानो अगर सारे ही डियर्स एक फूड चेन में मार दिए जाएं तो क्या होगा? पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस, द पॉपुलेशन ऑफ लायंस इंक्रीजेस, द पॉपुलेशन ऑफ लायंस रिमेन्स अनचेंज्ड, पॉपुलेशन ऑफ लायंस डिक्रीज एंड ग्रास इंक्रीज। खुद से सोचो, डियर ग्रास खा रहा है, अगर डियर ही खत्म हो गए तो ग्रास खाने वाला कोई नहीं होगा, तो ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सेकंड, लायन डियर को खा रहा है, डियर ही नहीं अवेलेबल होगा तो लायन जिंदा नहीं रह पाएगा, लायंस मरना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है पॉपुलेशन ऑफ द लायंस डिक्रीज, लायंस की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होने लगेगी और ग्रास की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होने लगेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉफिक लेवल, जो एक ही ट्रॉफिक लेवल में बिलोंग करते हैं। ग्रास और ग्रास हॉपर कभी भी सेम ट्रॉफिक लेवल में बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रास हॉपर तो ग्रास को खाता है, अलग ट्रॉफिक लेवल में आ गए। गोट और स्पाइडर, ये तो एक फूड चेन में भी बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये भी एक सेम ट्रॉफिक लेवल में नहीं आएंगे। हॉक या रैट, सेकंड आ गया हॉक और रैट, ये भी नहीं है। हॉक जो है वो टॉप में आता है ना, हॉक तो स्नेक को खाता है और स्नेक रैट को खाता है, तो ये सेम ट्रॉफिक लेवल में नहीं आए। फ्रॉग और लिजर्ड, यस, दीज आर इन द सेम ट्रॉफिक लेवल, है ना। जो स्नेक होता है या जैसे ईगल हो गई, वो फ्रॉग को भी खा सकते हैं, लिजर्ड को भी खा सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रॉग और लिजर्ड जो है ये सेम ट्रॉफिक लेवल में आ रहे हैं, तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट, एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। सो यूवी रेडिएशन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो अगर आपका एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, तो उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो जाएगा, कैंसर ऑफ स्किन हो जाएगा, डैमेज टू द लंग्स हो जाएगा, जॉन्डिस। तो याद रखना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आपकी स्किन को काफ़ी डैमेज करती है, तो यहाँ चांसेस हैं कैंसर ऑफ स्किन होने के, तो आंसर है बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? इसका मतलब है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होता है जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है, जिसको ह्यूमंस खुद बनाते हैं। ठीक है, सो लेक, फॉरेस्ट, पॉन्ड या क्रॉप फील्ड। तो आपको पता है लेक, फॉरेस्ट, पॉन्ड ये तो नेचुरल इकोसिस्टम है, बट क्रॉप फील्ड जो हम फसल उगाते हैं वो हम खुद से उगाते हैं, सो वो मैन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए क्रॉप फील्ड हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आ गया। आंसर है डी। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए जो आपके ऑब्जेक्टिव लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर क्रैक करने वाले हैं। और ये सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपने ये वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए तो आप आर इन्वायरमेंट चैप्टर के लिए पूरी तरह प्रिपेयर होके जाओगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर? हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्यों डिप्लीट हो रही है? तो इसका आंसर देखते हैं क्या लिखना है आपने। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मैंने बोला था इसको याद कर लेना। तो ओजोन लेयर हायर लेवल पे क्यों डिप्लीट हो रही है? क्योंकि किसके इफेक्ट की वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इफेक्ट की वजह से। CFCs विच आर यूज एज रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स में यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स में यूज होते हैं CFCs, एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। और सेकेंडली CFC कहाँ यूज होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड डीकम्पोजर्स? अब ये बैक्टीरिया और फंजाई, इनको डीकम्पोजर्स क्यों बोला जाता है? लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ डीकम्पोजर्स टू द एनवायरनमेंट। और हमारे एनवायरनमेंट पे डीकम्पोजर्स का एडवांटेज क्या है वो हमें लिखना है। तो चलो जल्दी से करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इनको डीकम्पोजर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या करते हैं ये? ब्रेक डाउन करते हैं। क्या ब्रेक डाउन करते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेजिटेबल वेस्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स एज दे ब्रेक डाउन। ये वाली लाइन जरूर याद करके जाना।
बोर्ड एग्जाम में आपको इसी के नंबर मिलेंगे। ये वाली लाइन बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, ये वाली लाइन जरूर याद करके जाना। दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसको ब्रेक करते हैं इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो प्लीज लर्न दिस सेंटेंस एंड राइट डाउन दैट इन योर एग्जामिनेशन शीट कि इट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट गो इनटू द सॉइल एंड यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट। तो वो सॉइल में ही मिल जाते हैं और दोबारा जब कोई नया प्लांट उगता है तो वो वाला प्लांट यूज कर लेता है। 2 एडवांटेजेस ऑफ डीकम्पोजर्स टू द एनवायरमेंट आर एज फॉलो। तो 2 एडवांटेज आपको डीकम्पोजर्स के बताने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आ सकता है ये। डीकम्पोजर्स फीड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डीकम्पोजर्स किसको फीड करते हैं? जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। दे रिटर्न द सिंपल कॉम्पोनेंट्स टू द सॉइल, और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल को ही वापस दे देते हैं। एंड हेल्प इन मेकिंग स्टेडी स्टेट ऑफ इकोसिस्टम बाय रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वो पूरा साइकिल चलता रहता है, इकोसिस्टम मेंटेन होता रहता है, न्यूट्रिएंट्स हमारे रिसाइकिल होते रहते हैं। दे देयरफॉर क्रिएट अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, और इसकी वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। सेकेंड, दे ऑल्सो एक्ट एज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होता है? क्लेंजिंग एजेंट, जो एटमॉस्फेयर को क्लीन कर रहे हैं। डेड बॉडीज ऐसे इकट्ठी होने लगेंगे एनिमल्स और प्लांट्स की अगर ये डीकम्पोजर्स ना हो, तो दे एक्ट एज स्कैवेंजर्स और एक क्लेंजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है। व्हाट इज द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर, सॉरी व्हाई इज द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न टू अस। ये जो ओजोन लेयर का डैमेज हो रहा है ये हमारे लिए एक चिंताजनक बात क्यों है? स्टेट अ कॉज ऑफ दिस डैमेज, और इस डैमेज का रीजन भी आपको बताना है। सो हम लिखेंगे ओजोन इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय द रिएक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ओजोन अपर एटमॉस्फेयर में क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे किस पे एक्ट करती हैं? O2 मॉलिक्यूल पे एक्ट करती हैं, और O2 ब्रेक हो जाता है O+O, नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, और वो O अगेन O2 के साथ रिएक्ट करके O3 बना देता है। तो O2 को ब्रेक करेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इनटू 2 ऑक्सीजन एटम्स, और वो सिंगल ऑक्सीजन एटम O2 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके O3 बना लेगा। The damage to ozone layer is a cause of concern to us, as due to its damage more ultravioleted rays reach the earth surface causing various health hazards। जो ओजोन लेयर है वो सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं वो अर्थ में नहीं आने देती, एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर नहीं होने देती। अब क्या हो रहा है, ये ओजोन लेयर जो है डैमेज होती जा रही है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं, और एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ हैजार्ड्स कॉज होते हैं, जैसे कि स्किन डिजीजेज होने लगती हैं। A cause of this damage is the presence of large amount of chlorofluorocarbons in the atmosphere। और इस डैमेज का कॉज क्या है? जो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे एटमॉस्फेयर में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, what are biodegradable and non-biodegradable substances? This is also very important. Select 2 biodegradable pollutants from the following। 2 biodegradable pollutants हमें बताने हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ग्लास, प्लास्टिक, सीवेज या DDT। स्टार्ट करते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दोज विच आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस मैंने अभी आपको बताया था, जो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाते हैं, जो हार्मलेस सब्सटेंसेस होते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीकम्पोजर्स की हेल्प से, लाइक बैक्टीरिया और फंजाई। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दोज विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से हैं? ये वो सब्सटेंसेस जो सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज नहीं होते। 2 बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड सीवेज। तो 2 बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? एग्रीकल्चर वेस्ट और सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एक्वेटिक फूड चेन शोइंग 4 ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, ये आपको खुद से करना है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आप खुद से करेंगे। तो एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है एक्वेटिक प्लांट्स, फिर उसके बाद इट इज ईटन बाय स्मॉल फिश इज ईटन बाय लार्ज फिश इज ईटन बाय शार्क। ठीक है, खुद से करना है ये, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैंने आपको आंसर वैसे बता दिया, बट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको लिखना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल की हेल्प से।
पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन क्रॉप्स आर वॉश डाउन इनटू द सॉइल। तो जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉइल में ही चले जाते हैं ना, दे आर वॉश डाउन इनटू द सॉइल। फ्रॉम सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। और सॉइल से क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है इनको, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट जब वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, फर्टिलाइजर्स भी प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दस दे एंटर द फूड चेन। और यहाँ पे फूड चेन एंटर कर देते हैं। और क्या होता है, जैसे ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते मतलब ट्रांसफर होते रहते हैं, इनका जो नंबर है वो बढ़ता जाता है, ये मैग्नीफाई होने लगते हैं और ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे बिलोंग करते हैं। तो इसी वजह से इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। वाइल कंज्यूमिंग द क्रॉप्स ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कंज्यूम दिस पेस्टिसाइड्स विच गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज। दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब हम फूड चेन के टॉप पर आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी में भी ये जो पेस्टिसाइड्स का लेवल है ये बढ़ता जाता है। तभी आजकल आप देखो लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, because of this biological magnification only. Next, describe how decomposers facilitate recycling of matter in order to maintain balance in the ecosystem. तो आपको डिस्क्राइब करना है जो decomposers हैं वो कैसे मैटर को रिसाइकल करते हैं जिसकी वजह से इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन रहे। देखो नेक्स्ट, डीकम्पोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डीकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द केमिकल ब्रेकडाउन। जो कैसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन। किसका केमिकल ब्रेकडाउन होता है, डेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक करते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेकडाउन, मैंने बोला था ये वाला आपको सेंटेंस याद रखना है, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो उनका काम क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक करना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, सो दैट गो इनटू द सॉइल, जो सॉइल में जाएंगे एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट्स। और जो यूज हो जाएंगे एक बार दोबारा से, और वो उनको कौन यूज करेगा, प्लांट्स। डीकम्पोजर्स दस हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर। और डीकम्पोजर्स इस तरीके से हेल्प करते हैं मैटर को रिसाइकल होने में। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल। अगर आप एक ही ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को मार दोगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर है, इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल द फॉलोइंग इफेक्ट्स विल टेक प्लेस। अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ही ट्रॉफिक लेवल में मार देंगे तो ये वाले इफेक्ट्स होने वाले हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल विल इंक्रीज। जो पिछला ट्रॉफिक लेवल है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं होगा। द ऑर्गेनिजम्स इन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल विल नॉट बी एबल टू गेट फूड। और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स को खाना ही नहीं मिलेगा बिकॉज उससे पिछले वाले, उससे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं ही नहीं। सो दे विल माइग्रेट टू सम अदर इकोसिस्टम और डाई। या तो वो किसी और फूड चेन या किसी और इकोसिस्टम में माइग्रेट कर जाएंगे, अदरवाइज दे विल डाई। इट विल कॉज एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द फूड चेन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को मारोगे तो जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाता है फूड चेन में। नेक्स्ट, डिफाइन ट्रॉफिक लेवल। तो 1 मार्क का देखो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और जनरली हम इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं और 1 मार्क चला जाता है, तो इनको ध्यान से करके आना। ट्रॉफिक लेवल इज अ पोजीशन दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज इन अ फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल वो पोजीशन है जो एक ऑर्गेनिज्म फूड चेन में ऑक्यूपाई करता है विद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और फूड टेक्स प्लेस। ठीक है, जहां पर फूड का ट्रांसफर होता है या एनर्जी का ट्रांसफर होता है। In a food chain, 10,000 joules of energy is available to the producer. How much energy will be available to the tertiary consumer? ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी है, आगे सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है। तो आप देखो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, सबसे पहले हमने बोला प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी, 1000 जूल्स। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी, 100 जूल्स। और टर्शियरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी, 10 जूल्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो अगर प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल है एनर्जी का, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना होगा, 1000 जूल। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना होगा, 100 जूल। और टर्शियरी कंज्यूमर के पास कितना होगा, 10 जूल्स।
नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन कॉल्ड? ये जो फूड चेन होती है इसमें जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इसको क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही आसान है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है द वेरियस स्टेप्स ऑफ अ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। और 2 नंबर का पूछा गया था इसलिए हम ट्रॉफिक लेवल्स को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। दी स्टेप्स आर, कैसे स्टेप्स हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो प्रोड्यूसर्स का बना होता है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में हमारे प्राइमरी कंज्यूमर आ गए जिसको हर्बीवोर्स कहते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर्स, और जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए या कार्निवोर्स आ गए। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ टर्शरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर्स, जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें टर्शरी कंज्यूमर्स आ गए या टॉप कार्निवोर्स, सॉरी नॉट टॉप कंज्यूमर्स, टॉप कार्निवोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व आवर इकोसिस्टम? अगला क्वेश्चन है भाई, इकोसिस्टम को कंजर्व करना, इकोसिस्टम को बचाकर रखना इतना ज़रूरी क्यों है? तो देखो पढ़ते हैं इसको। ह्यूमन बीइंग्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। पहले बताओ, ह्यूमन बीइंग्स एनवायरनमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट आवर लाइफ ऑन अर्थ। मतलब ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या कर रही हैं, इसकी वजह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, और ये जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है इसकी वजह से हमारी लाइफ इफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जो आजकल हम इतना CFCs वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें, इसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। इफ़ द ओजोन लेयर इज इन द एटमॉस्फेयर, सॉरी इफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर disappears completely, then all the extremely harmful ultraviolet radiations coming from the sun would reach the earth। और अगर ये ओजोन लेयर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी तो सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही है वो तो अर्थ तक पहुंच जाएंगी, एंड वुड कॉज स्किन कैंसर एंड अदर एलिमेंट्स। और वो क्या कॉज करेंगे? स्किन कैंसर। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। तभी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखो। अगला क्वेश्चन आ गया, वेरी सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी आपको याद करके जानी है। इकोसिस्टम इज अ यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, है ना। बायोस्फीयर होता है जहां पर लैंड, वाटर, एयर सब इंटरैक्ट करते हैं। वेयर इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक कम्युनिटी एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन एरिया ऑफ प्लेस टेक्स प्लेस विद ईच अदर। तो इकोसिस्टम एक बायोस्फीयर का ऐसा यूनिट है जहां पर बायोटिक कम्युनिटी मतलब लिविंग बींग्स और एबायोटिक फैक्टर्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं। सो थैंक यू एवरीवन। सो आई थिंक मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए। तो इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव प्लस MCQs। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज कर करके पहले नोट्स बनाने हैं खुद से हैंड रिटन, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करो, नोट्स बनाओ, खुद से आंसर्स लिखो, इसको याद करो, और एनवायरनमेंट चैप्टर के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। बस एक बार NCERT को लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को रीड कर लेना, उसके बाद आई थिंक आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहले से बता दो 80 मार्क्स के पेपर में 5 नंबर एनवायरनमेंट से आने वाले और 5 नंबर कम नहीं होते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, सो दैट मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आप तक बहुत जल्द पहुँचे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।